चैप्टर नंबर 4, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि शिक्षा में अपव्यय का अर्थ लिखिए। शिक्षा में अपव्यय का अर्थ क्या है? यह अपव्यय से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है तो उसे शिक्षा में अपव्यय कहते हैं। हमने कहा है कि जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है तो उसे शिक्षा में अपव्यय कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 या प्रश्न नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एक मार्गीय, मतलब एक मार्गीय और कठोर है। तो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एक मार्गीय और कठोर है, उसमें विषयों का अधिक्य होना, बस्ते का बोझ और अभिभावकों का निर्धन होना और अशिक्षित होना इसका मुख्य कारण है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण है, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एक मार्गीय एवं कठोर है, उसमें विषयों की का अधिक्य होना, मतलब अधिक मात्रा में विषय होना, बस्ते का बोझ होना, अभिभावकों का निर्धन और अशिक्षित होना, ये सभी मुख्य कारण हैं। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा में अवरोधन का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर है कि शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन का अर्थ है अवरोधन यानी कि रुकावट। जब कोई बच्चा किसी निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाता, पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है, मतलब 1 साल का कोर्स था, बच्चा 2 साल में पूरा कर रहा है या 3 साल में पूरा कर रहा है, इसका मतलब बच्चा फेल हो रहा है, तो उसे हम अवरोधन कहते हैं, उसे हम अवरोधन कहते हैं। यानी कि शिक्षा में अवरोध का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय का पाठ्यक्रम था, उस निश्चित समय के पाठ्यक्रम को बच्चा उससे ज़्यादा समय में पूरा कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं शिक्षा में अवरोधन। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या के मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण निम्नलिखित है। क्या क्या है? शिक्षा नीति का दोषपूर्ण होना, अभिभावकों का निर्धन होना, अशिक्षित होना, स्कूल की दूरी अधिक होना, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी होना, शिक्षण संस्थाओं का साधन संपन्न न होना, फिर है उचित निरीक्षण की व्यवस्था न होना, बच्चों की या स्कूल की उचित निरीक्षण की व्यवस्था न होना, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, परीक्षा प्रणाली, उपयुक्त पाठ्यक्रम का अभाव, कमजोर व पिछड़े छात्रों की अवहेलना, तो ये सभी कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर करने के उपाय बताने हैं। अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर करने के उपाय। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अनुत्तीर्ण न किया जाए, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते हैं उनको फेल ना किया जाए, अनुत्तीर्ण न किया जाए, और अगली कक्षा में उन्नति की व्यवस्था करना, मतलब ऐसे बच्चों को अगली कक्षा में उन्नति देनी है। नंबर 2, कमजोर व पिछड़े बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, यानी कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जो कमजोर हैं और पिछड़े बच्चे हैं तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, जैसे हम एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं। पॉइंट नंबर 6, केंद्रीय स्तर की 2 शिक्षा परिषदों के नाम लिखने हैं। तो केंद्रीय स्तर की 2 शिक्षा परिषदें हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको NCERT कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और दूसरी है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसको NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 7,
यह प्रश्न नंबर 7, सभी के लिए शिक्षा से क्या अभिप्राय है? यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्रत्यय को परिभाषित करना है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्रत्यय का अर्थ है कि शिक्षा को प्रत्येक बालक और बालिका तक पहुंचाना, यानी कि शिक्षा हर बालक और बालिका तक पहुंचे। प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण शिक्षा के प्रसार के लिए किए जाने वाले प्रयासों को कहते हैं। सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा सार्वभौमिक हो, अर्थात निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के हों, स्कूल जाए। प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकता से हमारा तात्पर्य है सार्वभौमिकता के सभी तत्वों, व्यवस्था की सार्वभौमिकता, प्रवेश में सार्वभौमिकता, स्थिरता की सार्वभौमिकता, ये सभी है। प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक शिक्षा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ, संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा को एक इकाई के रूप में मानकर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाए। प्राथमिक कक्षा के सभी विषयों से संबंधित समस्त पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए। श्रेष्ठ छात्र अपनी रुचि और योजना से कमजोर छात्रों को या छात्र अपनी गति से आगे बढ़ सकेंगे। तो यह है एकीकृत दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 9, अधिगम के न्यूनतम स्तर के बारे में दवे समिति की सिफारिश बतानी है। तो अधिगम के न्यूनतम स्तर के बारे में दवे समिति की 2 सिफारिश बतानी है। तो पहली सिफारिश है कि विषय वस्तु की अपेक्षा दक्षताओं पर बल देकर, विषय वस्तु की अपेक्षा दक्षताओं पर बल देकर पाठ्यक्रम के भार को कम किया जाए। दूसरी बात, प्राथमिक कक्षा के बालकों में भाषा को निम्न दक्षता के रूप में न्यूनतम अधिगम स्तर, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना या अवबोध, समझने को या अवबोध कहते हैं, कार्यात्मक व्याकरण, स्व अधिगम सेल्फ स्टडी, भाषा प्रयोग और शब्दावली नियंत्रण। प्रश्न नंबर 10, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2 कार्य लिखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2 कार्य लिखिए। पहला कार्य है केंद्रीय सरकार को उच्च शिक्षा संबंधी आर्थिक वर्गों की सलाह देना और विश्वविद्यालय को अनुदान देने की संस्तुति करना। नंबर 2, विश्वविद्यालय और उससे संबंध कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने में पूरा अधिकार होगा। असंतुष्ट होने पर उचित कार्यवाही करेगा। प्रश्न नंबर 11, सबके लिए शिक्षा विषय पर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबके लिए शिक्षा विषय पर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था, 1990 में हुआ था। थाईलैंड में हुआ था, 1990 में हुआ था। प्रश्न नंबर 12, ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू हुई? तो ब्लैक बोर्ड योजना सत्र 1987 से 88 में शुरू हुई। ब्लैक बोर्ड योजना शैक्षिक सत्र 1987 से 88 में शुरू हुई। प्रश्न नंबर 13, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में शुरू किया गया, जिसको हम SSA भी कहते हैं। SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 14, 15 अगस्त 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना शुभारंभ हुआ। तो 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 15, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004 में शुरू की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004 में शुरू की गई। प्रश्न नंबर 16, मध्याह्न भोजन योजना किस सन के अंतर्गत चलाई गई? तो मध्याह्न भोजन योजना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई गई। किस अभियान के अंतर्गत चलाई गई? तो मध्याह्न भोजन योजना सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के अंतर्गत चलाई गई। प्रश्न नंबर 17, मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ हुई? तो मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई। मध्याह्न भोजन योजना
15 अगस्त 1995 को शुरू हुई। प्रश्न नंबर 18 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हुई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 1 जुलाई 2004 को शुरू हुई। 1 जुलाई 2004 को शुरू हुई। प्रश्न नंबर 19, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हेतु वित्त यानी कि पैसे की व्यवस्था कौन करता है? तो ये करता है केंद्र और राज्य सरकार 50-50 के अनुपात में करती है। प्रश्न नंबर 20, इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ में कब जोड़ा गया? तो इस योजना को यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की बात चल रही है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ में SSA के साथ में कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2007 को जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 21, शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष किया गया? तो शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम 2009 में किया गया। शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में किया गया। प्रश्न नंबर 22, शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम सन 2010 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 23, 2 डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम लिखिए। तो 2 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। नंबर 1, मणिपाल विश्वविद्यालय मणिपाल कर्नाटक, मणिपाल विश्वविद्यालय मणिपाल कर्नाटक, और शोभित विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश। तो 2 डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम आते हैं, तो मणिपाल विश्वविद्यालय मणिपाल कर्नाटक और शोभित विश्वविद्यालय मेरठ। प्रश्न नंबर 24, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो जनार्दन रेड्डी समिति का गठन 31 जुलाई 1991 को हुआ। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन 31 जुलाई सन 1991 में हुआ। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो ये की थी गांधी जी ने। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सबसे पहले गांधी जी ने शुरू की। प्रश्न नंबर 2, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 45 में। प्रश्न नंबर 3, भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? तो ये गया था हर्टाग समिति का। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले हर्टाग समिति का ध्यान गया था। प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, किस सन में किया गया? तो ये किया गया था 1979 में। प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? 1979 में। प्रश्न नंबर 5, लोक जुम्बिश कार्यक्रम किस प्रांत में चलाया गया? तो लोक जुम्बिश कार्यक्रम राजस्थान में चलाया गया। लोक जुम्बिश कार्यक्रम राजस्थान में चलाया गया। प्रश्न नंबर 6, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान जिसको SSA कहते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 में शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 7, भारत में सन 2001 में लगभग कितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल थे? तो लगभग कुल मिलाकर के 8 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल थे। प्रश्न नंबर 8, भारत में सन 2002 में लगभग कितने छात्र छात्राएं प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे थे? तो भारत में सन 2002 में लगभग 13 करोड़ छात्र छात्राएं प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर 9, प्राथमिक शिक्षा की समस्या है। तो क्या प्राथमिक शिक्षा में भाषा की समस्या है? बिल्कुल है। आर्थिक समस्या भी है और प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव की समस्या है। तो प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन सी समस्या है? एक तो भाषा यानी कि लैंग्वेज की समस्या है, आर्थिक पैसे की समस्या है और प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव की भी समस्या है। प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक शिक्षा की गंभीर समस्या है। तो प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन दोनों की गंभीर समस्या है। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन दोनों की गंभीर समस्या है। प्रश्न नंबर 11, समन्वित शिक्षा आयाम को दिया
तो क्या दिया? कोठारी शिक्षा आयोग 1966 ने दिया। समन्वित शिक्षा आयाम को कोठारी शिक्षा आयोग 1966 ने दिया। प्रश्न नंबर 12, बेसिक शिक्षा प्रणाली को सबसे पहले किसने लागू किया? कहाँ लागू किया? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। बेसिक शिक्षा प्रणाली को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। तो प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया। प्रश्न नंबर 14, बेसिक शिक्षा की संस्तुति किसने की थी? तो बेसिक शिक्षा की संस्तुति जाकिर हुसैन समिति ने की थी। जाकिर हुसैन समिति ने की थी। प्रश्न नंबर 15, सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक स्तर की अन्य सुविधाएं। तो सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा और प्राथमिक स्तर की अन्य सुविधाएं। प्रश्न नंबर 16, अपव्यय की समस्या अधिक गंभीर होती है। अपव्यय की समस्या कब अधिक गंभीर होती है? तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में अधिक गंभीर होती है। प्रश्न नंबर 17, अपव्यय और अवरोधन को रोकने के उपाय हैं। तो अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के उपाय हैं। नंबर 1, छात्र एवं अध्यापक अनुपात कम होना। बिल्कुल, अगर छात्र और अध्यापक का अनुपात कम होगा तो अपव्यय भी रुकेगा और अवरोधन भी रुकेगा। गृह कार्य कम दिया जाना। गृह कार्य बच्चों को कम ही दिया जाना चाहिए। और कक्षा 5 तक प्रोन्नति किया जाना, यानी कि हर बच्चे को कक्षा 5 तक प्रोन्नत कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का हर किसी का मौलिक अधिकार है। हर किसी का मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 19, सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व है। तो सार्वभौमिक शिक्षा का कैसा महत्व है? प्राथमिक स्तर का महत्व है। तो सार्वभौमिक शिक्षा का प्राथमिक स्तर का महत्व है। प्रश्न नंबर 20, सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था। सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है? तो सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व अनौपचारिक शिक्षा का है। प्रश्न नंबर 21, सार्वभौमिक शिक्षा की सहायक प्रणाली है। सार्वभौमिक शिक्षा की सहायक प्रणाली है तो यह है सर्व शिक्षा अभियान की और अनौपचारिक शिक्षा की। किस किस की है? सर्व शिक्षा अभियान की और अनौपचारिक शिक्षा की। प्रश्न नंबर 22, सार्वभौमिक शिक्षा का मुख्य पक्ष या मुख्य तत्व क्या है? नामांकन और प्रवेश बिल्कुल है। अवधारणा और निरंतरता ये भी है और सफलता और प्रगति भी है। प्रश्न नंबर 23, सार्वभौमिक शिक्षा की मुख्य सुविधा है। तो सार्वभौमिक शिक्षा की मुख्य सुविधा क्या है? तो यह है सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बच्चों की पहुंच में विद्यालय का होना और पोषण, पुस्तकों, ड्रेस और स्टेशनरी की सुविधा। तो सार्वभौमिक मतलब सबके लिए शिक्षा की मुख्य सुविधाएं क्या क्या होंगी? सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, बच्चों की पहुंच में विद्यालय का होना मतलब हर कोई बच्चा विद्यालय पहुंच सके, उसके आसपास ही विद्यालय होगा तभी पहुंचेगा, और पोषण, पुस्तकें, पोषण मिले हर बच्चे को, पुस्तकें मिले हर बच्चे को, ड्रेस मिले और स्टेशनरी की सुविधाएं मिले। प्रश्न नंबर 24, भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। तो भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है? तो ये है प्राथमिक विद्यालयों की कमी, बिल्कुल, भाषाओं का बाहुल्य, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 25, गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में समक्ष प्राथमिक शिक्षा संबंधी अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया? गोखले ने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष प्राथमिक शिक्षा संबंधी अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया? तो मार्च 1911 में। प्रश्न नंबर 26, यह सभा संस्तुति करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए, और यह कथन कहां से लिया है? तो ये लिया है गोखले प्रस्ताव से। यह सभा संस्तुति करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया जाए,
बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए। तो ये प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? गोखले प्रस्ताव से। प्रश्न नंबर 27, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार है। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार है। प्रश्न नंबर 28, अपव्यय एवं अवरोधन किस शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं? तो अपव्यय एवं अवरोधन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं। प्रश्न नंबर 29, प्राथमिक शिक्षा की समस्या प्रभावित करती है। तो प्राथमिक शिक्षा की समस्या संपूर्ण देश को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 30, भारत में प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का व्यय किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का 2.3% व्यय किया जाता है। भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है, केवल प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है यहाँ पर, तो प्राथमिक शिक्षा पर केवल 2.3% व्यय किया जाता है। अगर संपूर्ण पूछे तो 6% होगा। प्रश्न नंबर 31 अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण है। तो अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण है योग्य अध्यापकों की कमी, गरीबी, रोजी रोटी की आवश्यकता। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 32, एकीकृत पाठ्यक्रम सबसे पहले किस देश ने विकसित किया? तो एकीकृत पाठ्यक्रम सबसे पहले अमेरिका ने विकसित किया। एकीकृत पाठ्यक्रम को सबसे पहले अमेरिका ने विकसित किया। प्रश्न नंबर 33, सार्वभौमिकरण के मार्ग की मुख्य बाधाएं हैं। तो सार्वभौमिकरण के मार्ग की मुख्य बाधाएं हैं गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन, निरक्षरता, ये सभी है। भाई सार्वभौमिकरण के मार्ग की मुख्य बाधाएं क्या क्या है? गरीबी है, सामाजिक पिछड़ापन है, निरक्षरता है, तो ये सभी है। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1962 में। प्रश्न नंबर 35, आयोग ने अध्यापकों हेतु सुझाव दिए थे। तो आयोग ने अध्यापकों के लिए क्या सुझाव दिए थे? अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण का सुझाव दिया था। अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण का सुझाव दिया था। प्रश्न नंबर 36, अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया। तो अंतर विषयक आयाम को कोठारी आयोग ने महत्व दिया। ध्यान रखेंगे, अंतर विषयक आयाम को कोठारी आयोग ने महत्व दिया। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। पॉइंट नंबर 1, बेसिक शिक्षा प्रणाली को जाकिर हुसैन समिति ने लागू किया। बेसिक शिक्षा समिति को या बेसिक शिक्षा प्रणाली को जाकिर हुसैन समिति ने लागू किया। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा में अवरोधन की समस्या हेतु सबसे पहले सर फिलिप फर्टांग ने सुझाव दिए। शिक्षा में अवरोधन की समस्या हेतु सबसे पहले या सर्वप्रथम सर फिलिप फर्टांग ने सुझाव दिए। पॉइंट नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। पॉइंट नंबर 4, 100% नामांकन से तात्पर्य कक्षा में प्रत्येक बच्चे का नामांकन से है। अगर 100% नामांकन है, इसका मतलब प्रत्येक बच्चे का नामांकन है। पॉइंट नंबर 5, कोठारी आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में समन्वित आयाम का सुझाव दिया। तो कोठारी आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में समन्वित आयाम का सुझाव दिया। पॉइंट नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, क्राफ्ट के द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में गांधी जी थे। क्राफ्ट के द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में गांधी जी थे। पॉइंट नंबर 8, अवरोधन का तात्पर्य है कि एक ही कक्षा में बालक 2 या 3 वर्ष तक अनुत्तीर्ण होते रहना। अवरोधन का तात्पर्य है एक ही कक्षा में बालक का 2 या 3 वर्ष तक अनुत्तीर्ण होते रहना। पॉइंट नंबर 9, अपव्यय से तात्पर्य है बालक का शिक्षा की प्रक्रिया से बीच में ही हट जाना या बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देना, तो उससे कहते हैं अपव्यय, क्योंकि जो उसने पढ़ा है वो इसके किसी काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 10,
पॉइंट नंबर 10, सार्वभौमिकरण में शिक्षा को मौलिक अधिकार मानते हैं। सार्वभौमिकरण में शिक्षा को मौलिक अधिकार मानते हैं। पॉइंट नंबर 11, कोठारी आयोग ने शिक्षा के द्वारा भारत के आधुनिकीकरण के सुझाव दिए। कोठारी आयोग ने शिक्षा के द्वारा भारत के आधुनिकीकरण के सुझाव दिए। पॉइंट नंबर 12, हंसा मेहता समिति की स्थापना वर्ष 1962 में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार के लिए हुई थी। हंसा मेहता समिति की स्थापना सन 1962 में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार के लिए की गई थी। पॉइंट नंबर 13, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोध या अपव्यय और अवरोध की समस्या सबसे अधिक है। कहाँ पर? प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। अब बात करेंगे सत्य असत्य की। सत्य असत्य। पॉइंट नंबर 1, सार्वभौमिकरण शिक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया है, सत्य है। पॉइंट नंबर 2, अवरोधन का अर्थ है कक्षा में अनुत्तीर्ण होना, ट्रू है। पॉइंट नंबर 3, अपव्यय का अर्थ है शिक्षा को बीच में ही छोड़ देना, यह भी ट्रू है। पॉइंट नंबर 4, सार्वभौमिकरण शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व सामाजिक संस्थाओं का है, नहीं, केवल सामाजिक संस्थाओं का ही नहीं है, सबका है। तो सार्वभौमिकरण शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व सामाजिक संस्थाओं का है, इसमें सामाजिक संस्थाएं इसलिए गलत है। पॉइंट नंबर 5, सार्वभौमिकरण शिक्षा का महत्व उच्च स्तर पर है, नहीं, सार्वभौमिकरण का महत्व केवल उच्च स्तर पर नहीं है। पॉइंट नंबर 6, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना था। बिल्कुल, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार करना, यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य था। पॉइंट नंबर 7, मूल्यांकन आयाम ने परीक्षा प्रणाली को उद्देश्य केंद्रित बनाया। बिल्कुल, मूल्यांकन आयाम ने परीक्षा प्रणाली को उद्देश्य केंद्रित ही बनाया। पॉइंट नंबर 8, पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया, ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 9, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से अधिगम स्थायी होता है, बिल्कुल होता है। पॉइंट नंबर 10, एक पाठ्य पुस्तक की वास्तविक गुणवत्ता उसका बाहरी आकार है, नहीं, उसकी गुणवत्ता का बाहरी आकार से क्या संबंध, इसलिए गलत है। पॉइंट नंबर 11, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल, मूल्यांकन कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, सही है। पॉइंट नंबर 12, NCERT माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, बिल्कुल, NCERT माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 13, नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिले में स्थापित होंगे, बिल्कुल, नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिले में स्थापित हुए। पॉइंट नंबर 14, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम कोठारी आयोग भी है, नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम कोठारी आयोग नहीं है। पॉइंट नंबर 15, सामाजिक चेतना के विकास के लिए कार्य करना है, यह कथन कोठारी आयोग का है, बिल्कुल, ये कोठारी आयोग का है। भाई, कोठारी आयोग ने कहा है कि सामाजिक चेतना के विकास के लिए कार्य करना है। पॉइंट नंबर 16, डिग्री की नौकरी से असमानता या डिग्री को नौकरी से न जोड़ना, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। पॉइंट नंबर 17, NCERT उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से कार्य करती है, उच्च शिक्षा के लिए नहीं, मैंने अभी बताया था माध्यमिक शिक्षा के लिए करती है, तो इसलिए गलत हो गया। पॉइंट नंबर 18, शैक्षिक अनुसंधान से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान से है, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 19, कोठारी आयोग ने 1966 में अपनी संस्तुतियां दी, बिल्कुल, कोठारी आयोग ने 1966 में अपनी संस्तुतियां दी थी। पॉइंट नंबर 20, NCERT सन 1961 में स्थापित की गई थी, तो ये भी बात सही है।